तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। यहाँ पर आपको ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है एक मोलल जलीय विलयन की। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोलल का मतलब क्या होता है। बात हुई है एक मोलल की, तो इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा, एक मोलल का मतलब विलेय की मोलों की संख्या वहां पर 1 हो। याद रखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी हो, 1 हो। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा विलायक का जो भार होगा वो 1000 ग्राम होगा। विलायक, विलायक यानी कि जल का भार बराबर 1000 ग्राम। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक मोलर का मतलब विलेय की मोलों की संख्या 1 मोल और विलायक का भार जो है कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम लोग विलायक के मोल ज्ञात करें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है इसमें विलायक के मोल, विलायक के मोल। और मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है भार बटे अणुभार। तो ध्यान दीजिए, विलायक का भार कितना है, 1000। ये हो जाएगा विलायक का भार, बट्टे में होता है अणुभार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है जल, जल यानी कि H2O। अगर इसका आप अणुभार ज्ञात करते हैं तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन का होता है 1 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन दिया गया, इसका हो जाएगा 16, यानी कि 2 एक कम 2 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, यानी कि इसका अणुभार आ जाएगा 18। तो विलायक के मोल ज्ञात करने के लिए विलायक का भार बटे अणुभार इतना करेंगे। जब 18 से आप इसे भाग करेंगे तो भाग करने पर लगभग इसका मान जो आएगा वो 55.55 के आसपास जो है आ जाएगा, यानी कि इतने मोल। तो ये यहाँ पर जो है विलायक के मोल हो गए। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज। तो आप यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे, विलेय का मोल प्रभाज, प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल और बट्टे में होता है कुल मोल, कुल मोल। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विलेय के मोल कितने हैं, 1 मोल। पहले आपको बताया गया था कि विलेय के मोलों की संख्या 1 होगी, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे में कुल मोल। कुल मोल का मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलेय के मोलों की संख्या है 1 और विलायक के मोल यहाँ पर है 55.55। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे, इसको जो आप इसमें जोड़ेंगे तो 55 में ये वाला एक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.55। अब आपको यहाँ पर इससे भाग करना है। जब इससे आप भाग करेंगे तो लगभग इसका मान आएगा 0.0176 इतना आएगा। और अगर इसे आप शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.017। ध्यान दीजिए, 6 दिया गया, ये अंक 5 से बड़ा है। जब भी शुद्ध करते हैं तो उसके पहले वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर 7 है उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर 8, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 0.018, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी ये जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जल, इसे हम लोग मान लेते हैं ए से, और ग्लूकोज को यहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं बी से। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है मोल प्रभाज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोल प्रभाज बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ग्लूकोज के मोल प्रभाज ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर होगा ग्लूकोज के मोलों की संख्या। इसे आप लिख दीजिए एन बी से, बी का मतलब यहाँ पर बात हो रही है ग्लूकोज की, तो ये हो जाएंगे ग्लूकोज के मोल। इसके अलावा बट्टे में होता है यहाँ पर कुल मोल। कुल मोल का मतलब जल दिया गया और ग्लूकोज दिया गया, तो जल के मोल यानी कि एन ए, इसके अलावा प्लस यहाँ पर ग्लूकोज के मोल यानी कि एन बी। इस फार्मूले का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना है यहाँ पर मोलों की संख्या, यानी कि n का मान आपको ज्ञात करना है। n यहाँ पर जो है ये मोल होते हैं,
और इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग यूज करते हैं भार बटे अणुभार। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर यूज किया जाता है भार बटे अणुभार। ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो उसी तरह से ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर बात हुई है जल की, तो जल का भार आपको दिया गया है 90 ग्राम। ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जल का भार, या फिर बोल सकते हैं द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान आपको दिया गया है 90 ग्राम, इतना दिया गया है। इसके अलावा आपको ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान ये हो जाएगा यहाँ पर 1.8 ग्राम, इतना दिया गया है। यानी कि दोनों के भार दिए गए, आपको अणुभार ज्ञात करना है। तो जल का जो अणुभार होता है, यानी कि जल का अणुभार, या फिर बोल सकते हैं जल का मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान, या फिर आप बोल सकते हैं अणुभार, अभी आपको ज्ञात करना बताया गया था। सूत्र होता है H2O, उसी का प्रयोग करके जब ज्ञात करेंगे तो इसका यहाँ पर मोलर द्रव्यमान आ जाएगा 18 ग्राम। ये आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, जब इसका ज्ञात करेंगे तो इसका मोलर द्रव्यमान जो आएगा वो लगभग 180 ग्राम आ जाएगा। ये आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, इससे जो है कई बार बताया जा चुका है। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए NB है, NB का मतलब आपको बताया गया भी यहाँ पर ग्लूकोज के मोलों की संख्या। अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है तो आपको बताया गया होता है भार बटे अणुभार। तो ग्लूकोज का भार है 1.8, यहाँ पर है 1.8 बटे इसका अणुभार कितना है 180, ये हो जाएगा यहाँ पर 180 इतना। जब आप इससे भाग करेंगे इसको तो लगभग इसका मान 0.01 मोल आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जल के मोल ज्ञात करने हैं। तो जल के ज्ञात करने के लिए जल का द्रव्यमान कितना दिया गया है 90, ये आपको दिया गया है 90। इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार कितना है 18। जब इससे आप इसको भाग करेंगे तो लगभग यहाँ पर 5 बार यानी कि 18 पंचे 90, तो ये कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा। इस प्रकार से अब आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में मान रख देना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा मोल प्रभाज बराबर, यहाँ पर दिया गया है NB, इसका मान है 0.01 बट्टी ध्यान दीजिए NA, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 0.01 यानी कि ये आएगा 0.01 बट्टे में ध्यान दीजिए इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.01। यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये आएगा 1/501 इस प्रकार से। और जब आप इससे इसको भाग करेंगे तो लगभग ये 0.0019 के आसपास जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 0.0019। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर C ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है शुद्ध जल की मोलरता की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोलरता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी कि मोलों की संख्या, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर विलयन का आयतन। इस प्रकार से यहाँ पर ये फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर विलयन का आयतन ये जो लिखा जाएगा ये लीटर में लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है शुद्ध जल की। तो अगर यहाँ पर हम लोग जल के घनत्व की बात करें तो जल का जो घनत्व होता है वो आप बता सकते हैं 1 ग्राम प्रति ml। ये सीरीज पद्धति में है, या फिर अगर आप MKS पद्धति का यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति लीटर। ये हो जाएगा जल का
घनत्व। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग जल का द्रव्यमान ज्ञात करें तो जल का द्रव्यमान द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 1 लीटर जल की बात करेंगे, यानी कि आयतन जो यहाँ पर इसका कितना लेंगे, 1 लीटर आपको यहाँ पर लेना है। इसके अलावा गुणे घनत्व, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 किलोग्राम प्रति लीटर लेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा फिर 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम का मतलब आप बता सकते हैं यहाँ पर 1000 ग्राम। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका द्रव्यमान। अब आपको ज्ञात करना है यहाँ पर मोल। अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे इसमें मोल, और मोल बराबर आपको बताया गया है भार बट्टे अणुभार होता है, भार बट्टे अणुभार। तो अगर आपको यहाँ पर मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आप भार भार किसका यूज करेंगे, यहाँ पर भार आप यूज करेंगे जल का भार, या फिर बोल सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है इसका, 1000 बट्टे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 1000 बट्टे में क्या होगा, अणुभार। अणुभार का मतलब ध्यान दीजिए जल का अणुभार कितना होता है, अभी आपको बताया गया था 18। आप ज्ञात भी कर सकते हैं H2O का अणुभार। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन 2 हैं तो 1 गुणे 2, ऑक्सीजन यानी कि 16 बराबर कितना आ जाएगा 18। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका अणुभार। जब इससे आप इसको भाग करेंगे यहाँ पर तो लगभग ये आएगा 55.56। अगर शुद्ध करके लिखेंगे तो लगभग इतना आएगा, या फिर आप 55.55 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर 2 अंकों तक आप शुद्ध करके लिख देते हैं तो 55.56 से आप लिख सकते हैं। तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर आप मोलरता ज्ञात करेंगे तो आप लिख सकते हैं जल की मोलरता बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी कि मोल, और आपने मोलों की संख्या यहाँ पर ज्ञात कर ली है, ये हो जाएगी 55.56, इतना हो गया। इसके अलावा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन जो यहाँ पर यूज किया जाएगा लीटर में, तो आपको बताया गया है यहाँ पर हम लोग आयतन कितना लिए थे, 1 लीटर। यहाँ पर आयतन जो है इसका कितना है, 1 लीटर, तो ये इतना आएगा। जब यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसका विकल्प नंबर ए जो आपको दिया गया है ये सही हो जाएगा, यानी कि 55.56 ये यहाँ पर जो है सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि किसका वाष्प दाब जो है वो न्यूनतम होगा। यहाँ पर दिया गया पहले बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, अगर इसका हम लोग आयनन करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका आप आयनन करेंगे तो यहाँ पर आएगा Ba2 प्लस, इसके अलावा हो जाएगा Cl माइनस, इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको इसमें दिया गया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है NaCl, NaCl, अगर इसका आप आयनन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस और इसके अलावा Cl माइनस, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए 2 प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन, यानी कि यहाँ पर जो है टोटल आयन कितने हैं, 3। इसमें 3 आयन है, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मतलब आयन कितने हैं, 2 आयन है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिनॉल दिया गया है और सुक्रोज दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फिनॉल और इसके अलावा सुक्रोज, इसका जो है आयनन नहीं होता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि इनका जो है आयनन नहीं होता है, आयनन नहीं होता है, तो इन दोनों का आयनन नहीं होता है। इसके अलावा BaCl2 का जब आप आयनन करेंगे तो इसमें 3 आयन मिलेंगे, और NaCl का जब आयनन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 आयन मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर जो BaCl2 है ये अधिक आयन देता है,
और आयन अधिक देता है, इसलिए इसका वाष्प दाब जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि जब आयनों की संख्या अधिक होगी तो वहां पर वाष्प दाब जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आयनन अधिक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आयनों की संख्या अधिक है, इसलिए इसका वाष्प दाब जो होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद दंडे जी अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। यहाँ पर दिया गया है श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक घूर्णन और इसके अलावा पृष्ठ तनाव। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी यानी कि परासरण दाब ये जो है अणुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि ये जो है अणुओं या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये जो है अणुओं या फिर आप बता सकते हैं आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है अणुसंख्य गुणधर्म है। इसके बाद दंडे जी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर दिया गया वाष्प दाब अवनमन ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक अवनमन ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव ये जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा परासरण दाब इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि ये जो है अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी सही होगा। इसके बाद दंडे जी अगला है निम्न में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक जो होगा वो सर्वाधिक होगा। यहाँ पर दिया गया है 1% ग्लूकोज, इसके अलावा NaCl दिया गया है, CaCl2 दिया गया है और सुक्रोज दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आपको ग्लूकोज दिया गया है और इसके अलावा सुक्रोज भी दिया गया है, और आपको बताया गया है कि ग्लूकोज और सुक्रोज का आयनन जो है नहीं होता है, इसका जो है आयनन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग NaCl की बात करें तो इसका जब आयनन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस और इसके अलावा Cl माइनस, इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है CaCl2, इसका जब आयनन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा Ca2 प्लस, इसके अलावा प्लस 2Cl माइनस। इस प्रकार से इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें आयन कितने हैं, दो, इसमें आपके दो आयन हैं, एक प्लस और एक माइनस। इसमें आपके दो प्लस हैं और एक माइनस है, इसका मतलब आयन कितने हैं, तीन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसमें जो है आपका जो CaCl2 है इसका आयनन होने पर ये जो है सर्वाधिक आयन देता है, यानी कि ये टोटल 3 आयन देता है, इसलिए यहाँ पर इसका क्वथनांक भी सर्वाधिक होगा। ये आप लोग याद रखिएगा ये जो है अधिक आयन देता है, इसलिए यहाँ पर इसका क्वथनांक जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। यहाँ पर दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड विलयन, स्वर्ण विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्यूमिनियम फॉस्फेट विलयन। तो याद रखिएगा स्वर्ण विलयन इसका परासरण दाब जो होता है ये सबसे कम होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक परासरण दाब जो है किसका होता है, यानी कि सर्वाधिक परासरण दाब किसका होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि Cl दिया गया है, अगर इसका आप आयनन करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा K प्लस, इसके अलावा Cl माइनस, इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है NH4 का होल थ्राइस और इसके अलावा PO4, इसका अगर आप आयनन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा NH, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया था 4 तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 प्लस, यहाँ पर होल थ्राइस लगा था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके अलावा प्लस PO4 यहाँ पर होता है 3 माइनस। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है BaCl2, इसका जब आयनन होगा तो ये हो जाएगा आपका Ba2 प्लस और इसके अलावा हो जाएगा Cl माइनस, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, इसका आयनन नहीं होता है, आपको पहले भी बताया गया है, इसका जो है आयनन
नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि इसमें आयन कितने हैं आपके, 2 आयन है। इसमें ध्यान दीजिए एक प्लस है और 3 माइनस है, यानी कि इसमें आयन कितने हैं आपके, 4। यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए 2 प्लस है एक माइनस है, यानी कि आयन कितने हैं आपके, 3। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे अधिक आयन किसमें है, यहाँ पर NH4 का होल ट्रेस PO4 में सबसे अधिक आयन ये देता है। और आपको बताया गया है कि परासरण दाब जो है ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे अधिक आयन यहाँ पर ये दे रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका परासरण दाब जो होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी कि सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। ये आपको बताया गया था कि परासरण दाब जो होता है ये अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सबसे अधिक आयन यहाँ पर ये दे रहा है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन जो है कौन सा है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है क्वथनांक की। सबसे पहले आपको दिया गया ग्लूकोज, यहाँ पर आपको दिया गया है ग्लूकोज। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको यूरिया भी दिया गया है। ग्लूकोज, यूरिया, इन दोनों का जो है आयनन नहीं होता है, इनका जो है आयनन नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है KNO3, ये दिया गया है। जब ये आयनित होगा तो यहाँ पर बनेगा K प्लस और इसके अलावा NO3 माइनस, इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर है Na2SO4, इसका जब आयनन होगा तो यहाँ पर होगा Na प्लस, ध्यान दीजिए 2 थे इसलिए यहाँ पर आगे 2 लग जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा SO4 2 माइनस, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि इसमें आयन कितने हैं आपके, 2 आयन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक प्लस है और 2 माइनस है, यानी कि इसमें जो है 3 आयन है। यहाँ पर इसका आयनन जो है सर्वाधिक होता है, यानी कि इसमें जो है आयन अधिक उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक जो होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी। यहाँ पर जो Na2SO4 दिया गया है इसका आयनन अधिक हो रहा है, यानी कि इसमें आयनों की संख्या अधिक है, इसलिए इसका क्वथनांक भी जो है अधिक होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्राम NaOH यहाँ पर आपको दिया गया है और 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मोलरता इसे हम लोग लिखते हैं C से, बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं ध्यान दीजिए WB बट्टे MB और गुणे में हो जाएगा 1000 बट्टे V, ये आयतन होगा और ये जो होगा आपका मिली में होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको NaOH दिया गया है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर Na यानी कि सोडियम, इसका जो अणु भार होता है ये होता है 23। इसके अलावा ऑक्सीजन इसका होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर यहाँ पर हम लोग जो ये दिया गया है इसका अणु भार ज्ञात करें यानी कि MB, तो NaOH है यानी कि ये हो जाएगा 23, O का हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम, इतना आ गया। इसके अलावा आपको भार दिया गया है इसका 8 ग्राम, ये हो जाएगा 8 ग्राम। और इसके अलावा ध्यान दीजिए आयतन आपको दिया गया है यानी कि V बराबर आपको दिया गया है 450 ml। अब आपको इसमें मान रखना है, तो C बराबर ध्यान दीजिए WB, इसका मान हो जाएगा 8 बट्टे MB, इसका मान हो जाएगा 40, गुणे में हो जाएगा 1000 और बट्टे में हो जाएगा 450, इतना। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए 8 कम 8 8 पन 40, यानी कि ये हो जाएगा 1000 बट्टे में हो जाएगा 5 गुणे 450। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका मान 0.444 मोल आ जाएगा।
यहाँ पर इतना आएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो दिया गया 0.44 m, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। आपको बताया गया कि परासरण दाब जो है वो अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जब आप इसका आयनन करेंगे तो NaCl का जब आप आयनन करेंगे तो इसमें आपको 2 आयन मिलेंगे। BaCl2 का करेंगे तो इसमें आपको 3 आयन मिलेंगे। जब इसका आप करेंगे तो इसमें आपको 4 आयन मिलेंगे। और इसके अलावा जब आप इसका करेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पर 3 आयन मिलेंगे। तो सबसे अधिक आयन आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा आयनन इसका हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर परासरण दाब भी सबसे अधिक इसी का होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका आयनन आप करके चेक कर सकते हैं, आपको पीछे भी बताया जा चुका है इन सभी का। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद नंद जी अगला क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। यहाँ पर दिया गया है विलयन का मोल अंश, इसके अलावा विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता, इसके अलावा विलायक की मोललता। तो इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर याद रखिएगा होता है के एफ इंटू एम, यानी कि आप बता सकते हैं कि हिमांक में अवनमन जो है वो मोललता के सीधे समानुपाती होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी यानी कि विलयन की मोललता के यहाँ पर ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको जल का भार दिया गया है, ये दिया गया है आपको 180 ग्राम। अगर इसका हम लोग अणुभार ज्ञात करें तो जल का अणुभार ध्यान दीजिए जल का सूत्र क्या होता है H2O, ये होता है। तो यहाँ पर 1/2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, यानी कि ये आ जाएगा 18। तो जब आप मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार है 180, अणुभार है 18, भाग करेंगे तो 18 दहमा 180 यानी कि 10 मोल। यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए वाष्प दाब अवनमन दिया गया है, हिमांक अवनमन दिया गया, पृष्ठ तनाव दिया गया और परासरण दाब। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव इसमें जो है विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो है अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी सभी जो है यहाँ पर अणुओं और आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कि निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, यानी कि सबसे कम हिमांक जो है किसका होगा। तो याद रखिएगा पोटेशियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए सही होगा। सबसे कम हिमांक जो होता है वहाँ पर पोटेशियम सल्फेट का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। यहाँ पर दिया गया Cu यानी कि कॉपर, Ag सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, यहाँ पर ये आपको दिए गए हैं। इनमें पूछा रहा है ऐसी कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो कॉपर दिया गया आपको कॉपर, इसके अलावा सिल्वर यानी कि Ag, और इसके अलावा आपको दिया गया यहाँ पर प्लेटिनम, ये दिया गया। तो इन सभी की तुलना में जो आपका एल्यूमिनियम है इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है यानी कि E0 या फिर आप बोल सकते हैं मानक अपचयन विभव, ये जो होता है ये अधिक ऋणात्मक होता है। ये जो होता है ये अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक लगभग आप बता सकते हैं कि इसका मान जो होता है -1.66 वोल्ट होता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम है यानी कि Al है ये जो है कॉपर, Ag और प्लेटिनम की तुलना में जो है सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। ये आपको A का दिया गया है, फिर B का दिया गया है, फिर C का और फिर D का। इन धातुओं की
बढ़ती सक्रियता का क्रम बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ए का मानक ऑक्सीकरण विभव दिया गया वो दिया गया आपको यहाँ पर +1.5, बी का आपको दिया गया है -2.0, फिर सी का दिया गया है यहाँ पर +0.84 और फिर डी का आपको यहाँ पर दिया गया है -0.36। इतना आपको दिया गया है। यहाँ पर ये जो मान दिया गया है ये उल्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, याद रखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक अपचयन विभव जो होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि धातुओं की सक्रियता जो होती है वो घटती है। इसका मतलब ये है कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा उसकी सक्रियता जो होगी वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर सबसे अधिक मानक अपचयन विभव यहाँ पर ए का है, यानी कि इसका यहाँ पर जो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव है ये सबसे अधिक है, तो यहाँ पर इसकी सक्रियता जो होगी वो सबसे कम होगी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए से कम विभव किसका दिया गया, वो दिया गया सी का। इसका मतलब सी की जो सक्रियता होगी वो ए से अधिक होगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, सी से कम किसका दिया गया, वो आपको दिया गया 0.36 यानी कि डी का। तो इससे अधिक सक्रियता हो जाएगी डी की, और सबसे अधिक सक्रियता यहाँ पर हो जाएगी बी की। इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जिसका मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव अधिक होगा उसकी सक्रियता जो होगी उतनी ही कम होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो है अपचयन विभव तो बढ़ता है लेकिन सक्रियता जो होती है वो घटती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो भी तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसके नीचे आपका होता है कॉपर, इसके अलावा Hg, इसके अलावा सिल्वर यानी कि Ag। तो जो भी हाइड्रोजन से नीचे होते हैं ये सभी जो है यहाँ पर याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर हाइड्रोजन से नीचे होते हैं हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएंगे। लेकिन जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर की बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर आपका होगा एल्यूमिनियम, इसके अलावा Mg, सोडियम, ये सभी जो होते हैं ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, इसलिए ये जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिया गया है Na2O, ये जो है हाइड्रोजन से ऊपर होता है इसलिए हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं होगा। Mg ये भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है इसलिए ये भी ऑक्साइड अपचयित नहीं होगा। Al ये भी हाइड्रोजन से ऊपर होता है, ये इसलिए यहाँ पर ये भी ऑक्साइड जो है अपचयित नहीं होगा। लेकिन Ag, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो ये यहाँ पर जो है हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर जो भी तत्व उसके नीचे दिया गया है तभी यहाँ पर अपचयित होगा, लेकिन अगर किसी के ऊपर दिया गया है तो वो तत्व उससे अपचयित नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव। यहाँ पर आपको मानक अपचयन विभव दिया गया है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपको ए का मानक अपचयन विभव दिया गया है, ये बी का, और ये दिया गया है सी का। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि ऊपर से नीचे जाने पर जो अपचयक क्षमता होती है वो घटती है, लेकिन मानक अपचयन विभव जो है वो बढ़ते हैं। यानी कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा उसकी यहाँ पर जो अपचयन शक्ति होगी वो सबसे कम होगी। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर उसकी जो अपचयन शक्ति होगी वो यहाँ पर जो है सबसे कम हो जाएगी। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे अधिक मानक अपचयन विभव किसका है, ए का है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी जो अपचयन शक्ति होगी ये कम होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसका दिया गया, बी का दिया गया। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे कम है वो है 2.5 वोल्ट, ये दिया गया है, तो इसकी अपचयन शक्ति जो होगी वो सबसे अधिक होगी, यानी कि सी की अपचयन शक्ति सबसे अधिक होगी। फिर इससे कम होगी बी की, और सबसे कम हो जाएगी यहाँ पर ए की अपचयन शक्ति। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सी जो दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है। तो इसके लिए आप लोग याद रखें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका कॉपर होता है यानी कि Cu, ये जो है हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यानी कि Zn आपको दिया गया है, इसके अलावा आपको Mg दिया गया है, और यहाँ पर आपको दिया गया है Al,
ये सभी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए ये सभी जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित कर सकते हैं। लेकिन कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए यहाँ पर कॉपर जो है ये H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए ये H2 को विस्थापित नहीं कर सकती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। याद रखिएगा, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य ये जो है अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, विशिष्ट चालकता की इकाई, यानी कि यहाँ पर आपको विशिष्ट चालकता का मात्रक बताना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है। विशिष्ट चालकता, इसे हम लोग लिखते हैं कप्पा से, इस प्रकार से। यहाँ पर ये हो जाएगा कप्पा बराबर होता है 1/रो, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो आपको रो दिया गया है, रो बराबर होता है R, इसके अलावा A/L, इतना होता है। तो अगर ये वाला मान आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर कप्पा बराबर, ध्यान दीजिए 1/, यहाँ पर रो की जगह पे आप मान रखिए RA, और ये वाला L पलट के ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से इतना होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है L यानी कि लंबाई, लंबाई के लिए आप यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेंटीमीटर, बट्टे में ध्यान दीजिए R दिया गया है, यहाँ पर प्रतिरोध है, इसका मात्रक हो जाएगा ओम। ये क्षेत्रफल है, आप इसका मात्रक लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस सेंटीमीटर से ये एक कट जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इससे आप ऐसा लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कट गया तो एक बचेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में हो जाएगा -1। ओम को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, इस प्रकार से, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है N/50 के Cl विलयन की 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता आपको ये दी गई है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध आपको दिया गया 400 ओम, तो सेल स्थिरांक होगा, यहाँ पर आपको सेल स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको विशिष्ट चालकता, इससे हम लोग लिखते हैं कप्पा से, इसका मान आपको दिया गया है 0.002765, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा प्रतिरोध दिया गया है, यानी कि R बराबर आपको दिया गया है 400 ओम, और यहाँ पर आपको सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। सेल स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं पाई से, ये आप लोग याद रखिएगा। तो फॉर्मूला होता है पाई बराबर R इंटू कप्पा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको मान रखना है R का मान हो जाएगा 400 गुणे, इसका आप मान रखेंगे तो 0.002765 इतना हो जाएगा। जब इसका आप गुणा करेंगे तो लगभग इसका जो मान आएगा वो आएगा 1.106, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, इतना आएगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ये आप लोग गुणा करके जब शुद्ध करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला दिया गया जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारानुपात है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भारानुपात होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 2:1 होता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर फर्स्ट जो दिया गया वो सही होगा। जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो भारानुपात होता है वो 2:1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई है एल्यूमिनियम की बोतल की। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जो एल्यूमिनियम होता है ये CuSO4 से Cu2+ को अपचयित कर देता है, ये आप लोग याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम जो होता है ये जो है CuSO4 में से Cu2+ को अपचयित कर देता है और Cu में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी Cu2+ जो है अपचयित हो जाता है, ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया कि 4 धातुओं A, B, C, D
कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, यानी कि ये आपको ए का मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, ये बी का दिया गया है, ये सी का और ये डी का, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम है। इसी तरह का क्वेश्चन अभी आपको बताया गया था। आपको बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव तो बढ़ता है, लेकिन जो सक्रियता होती है वो यहाँ पर घटती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको ये देखना है कि सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है। यहाँ पर सबसे अधिक ए का है, तो इसका मतलब इसकी सक्रियता जो होगी वो सबसे कम होगी। ए की सक्रियता जो होगी ये सबसे कम होगी। फिर ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर ए के बाद जो है किसका दिया गया, वो दिया गया आपको सी का, यानी कि इससे ए से अधिक होगी सी की सक्रियता। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको डी दिया गया, फिर इससे अधिक सक्रियता होगी डी की, और सबसे अधिक सक्रियता यहाँ पर होगी बी की, क्योंकि सबसे कम यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो बी का है, क्योंकि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा उसकी सक्रियता जो है उतनी ही कम होती है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका विकल्प नंबर सेकंड ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, यहाँ पर बात हुई है तनुता बढ़ाने की, तो याद रखिएगा जब भी तनुता बढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर जो विशिष्ट चालकता होती है वो घटती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान जो होता है वो घट जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि तनुता जो है वो विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए जब भी आप इसका मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता जो होगी वो घट जाएगी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है, यानी कि आपको यहाँ पर वेग स्थिरांक का समीकरण याद रखना है। तो बात हुई है प्रथम कोटि की, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है k बराबर 2.303 बट्टे यहाँ पर होता है t, इसके अलावा log बेस 10 a बट्टे a माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। इसमें आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर जो आपका a है ये होती है प्रारंभिक सांद्रता, a यहाँ पर जो है प्रारंभिक सांद्रता होती है, और इसके अलावा अगर हम लोग a माइनस एक्स की बात करें तो ये t समय बाद जो है सांद्रता होती है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर t समय पश्चात सांद्रता। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है, यानी कि यहाँ पर आप इनमें मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए जो दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको ये समीकरण जो है यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध। वेग स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं के से, और अर्ध आयु काल की बात हुई है इससे लिखा जाता है टी हाफ से। तो इसमें आपको संबंध बताना है, तो संबंध के लिए ध्यान दीजिए फार्मूला आपको ये याद रखना है, टी हाफ बराबर होता है 0.6932 और बट्टे में होता है के। इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से के का मान ज्ञात करते हैं तो ये बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 0.6932 और बट्टे में हो जाएगा टी हाफ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका विकल्प नंबर ए दिया गया है ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध समय ये आपको दिया गया है 4 मिनट है, तो 99.9% अभिक्रिया जो है कितने समय में पूर्ण हो जाएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है अर्ध समय जो है 4 मिनट, यानी कि ये आपको दिया गया है अर्ध आयु काल, यानी कि टी हाफ, इसका मान आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप ज्ञात कीजिए यहाँ पर वेग स्थिरांक, और ध्यान दीजिए बात किसकी हुई है, प्रथम कोटि की। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ध्यान दीजिए के बराबर आप यूज कर सकते हैं 0.693, चाहे तो आप 6932 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा बट्टे में ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है टी हाफ, ये आपको बताया गया।
तो यहाँ पर 0.693 बट्टे में टी हाफ का मान रखेंगे आप 4 मिनट दिया गया इतना हो जाएगा। यानी कि के बराबर जब आप 4 से इसे भाग करेंगे तो 0 ये हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 2 तो ये हो जाएगा 29 यानी कि 4 सत्ते 28, यहाँ पर बचेगा 1 ये हो जाएगा 13 यानी कि 4 तेई 12, लगभग यहाँ पर ये 0.173 यहाँ पर आ जाएगा मिनट इनवर्स। तो ये माना गया यहाँ पर वेग स्थिरांक का। अब इसके बाद गांधी जी यहाँ पर बात हुई थी 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने की। तो अब गांधी जी यहाँ पर आप फार्मूला यूज करिए, टी यहाँ पर दिया गया है आपको 99.9 बराबर यहाँ पर फार्मूला आपको बताया गया 2.303 बट्टे में। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आप के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर बट्टे में समय होता है, लेकिन जब टी बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा के। इस प्रकार से इतना होगा। इसके अलावा लॉग ए और बट्टे में हो जाएगा ए माइनस एक्स, इतना हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ए क्या होगा, ये होती है आपकी प्रारंभिक सांद्रता और ए का मान जो है कितना लेते हैं हम लोग 100 यानी कि पूरा 100%। इसके अलावा अगर आप ए माइनस एक्स ज्ञात करते हैं तो प्रारंभिक सांद्रता आपको पता है 100 है। और इसके अलावा ध्यान दीजिए बात हुई 99.9% अभिक्रिया की, तो यहाँ पर हो जाएगा 99.9 इतना। इससे जब आप इसको घटाएंगे तो लगभग 0.1 आ जाएगा। तो अब आपको ए का मान पता है, ए माइनस एक्स का मान पता है, ये सभी मान आपको यहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा फिर टी यहाँ पर आप मान रखेंगे 99.9 बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दशमलव यहाँ पर दिया गया 303 बट्टे में आपको के का मान रखना है। के का मान आपने ज्ञात किया है 0.173। इसके अलावा हो जाएगा लॉग ए का मान आप रखेंगे 100 बट्टे में ए माइनस एक्स, इसका मान हो जाएगा 0.1। इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2.303 बट्टे में 0.173। इसके अलावा इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप ये दशमलव काट दें तो ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा यानी कि लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा 1000। 1000 में 3 जीरो दिए गए हैं और यहाँ पर है लॉग, तो इससे आप लिख सकते हैं ध्यान दीजिए ऐसा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ पर 1000 दिया गया, इसे आप लिख सकते हैं 10 की घात 3 करके, और ये हो जाएगा 2.303 बटे 0.173। इसके अलावा लॉग में पावर वाली संख्या आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा 3 और log 10 का मान हो जाएगा 1, इतना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब इसका आप गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर 3 त्रिक का 9, इसके अलावा 3 दूनी 6 बट्टे में हो जाएगा 0.173। जब इससे आप इसको भाग करेंगे तो लगभग जो है 39.9 के आसपास आएगा। जब इसे आप भाग करेंगे तो लगभग जो है इतना आ जाएगा। और अगर इसे आप शुद्ध करके लिखते हैं तो ध्यान दीजिए ये जो 9 दिया गया 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, तो 39.9 लगभग जो हो जाएगा ये 40 मिनट लगभग आप इसे लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया था इसमें आपका विकल्प नंबर डी यानी कि 40 मिनट ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय यानी कि जो टी हाफ दिया गया है ये उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ये गलत है। इसके अलावा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी गलत है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है, क्योंकि ध्यान दीजिए पहले ही आपने बताया था कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, ये गलत है। इसका मतलब निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है यानी कि अर्ध आयु का कितने गुना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बात हुई है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 और बट्टे में होता है के, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बात हुई अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने की, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता होती है ए, इसका मान हम लोग 100 लेते हैं, ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ए माइनस एक्स ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 100
-90, क्योंकि बात हुई है 90% पूर्ण होने की, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 10। तो ये आपको पता है। अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है आपका टी, यहाँ पर आप 90 ले लीजिए, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा के। इसके अलावा लॉग यहाँ पर होता है ए बट्टे ए माइनस एक्स, इसमें आप मान रखिए तो ये हो जाएगा 2.303 बट्टे यहाँ पर दिया गया आपको के, तो यहाँ पर रहने दीजिए के दिया गया तो यहाँ पर आप के लिखा रहने दीजिए इस प्रकार से। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए का मान आप रख दीजिए, ये हो जाएगा 100 बट्टे में ए माइनस एक्स का मान आप रखेंगे, ये हो जाएगा 10। यहाँ पर ये कट जाएगा तो ये आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए टी 90 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है 2.303 इतना, और बट्टे में आपको दिया गया है के इतना हो जाएगा, इंटू यहाँ पर log 10 का मान कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए इससे आप मान लीजिए समीकरण 1 और इससे मान लीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 को जो है समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग करने के लिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है टी 90 और बट्टे में आ जाएगा इसके टी हाफ, बराबर यहाँ पर दिया गया है 2.303 बट्टे में है के। यहाँ पर जो दिया गया जब इससे भाग करेंगे तो ये मान पलट के ऊपर आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा के बट्टे में हो जाएगा 0.693। यहाँ पर के से के जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। जब इस संख्या से आप इसे भाग करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो है 3.3 के आसपास आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जब आप टी 90 ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आएगा, यानी कि 3.3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ इस प्रकार से, यानी कि 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो लगा समय होगा वो अर्धायु का ध्यान दीजिए 3.3 गुना होगा, गुणे लगा है इसका मतलब गुना होगा। तो अब ध्यान दीजिए यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था इसमें इसका विकल्प नंबर सी यानी कि अर्धायु का 3.3 गुना हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है आभासी एकाणुक है। तो यहाँ पर बात हुई है आभासी एकाणुक अभिक्रिया की, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो आभासी एकाणुक अभिक्रिया वो होती है जिसकी कोटि जो है एक हो, कोटि जो है एक हो, लेकिन आणविकता जो है वो एक नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग याद रखिएगा कि कोटि जो है इसकी एक होगी लेकिन जो आणविकता होगी वो एक नहीं होनी चाहिए, इसकी आणविकता जो है वो एक के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया इसमें ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर ये H2O दिया गया है, याद रखिएगा कि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी आणविकता होगी वो 2 होगी, क्योंकि ध्यान दीजिए क्रियाकारक ये है और एक ये है, इसलिए इसकी आणविकता 2 होगी और इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि जिस अभिक्रिया की कोटि 1 और आणविकता 1 ना हो उसे हम लोग बोलते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है वो सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, इसका वेग स्थिरांक होगा। यहाँ पर आपको अर्ध आयु यानी कि ये मान आपको टी हाफ का दिया गया है और इसमें आपसे वेग स्थिरांक जो है पूछा जा रहा है और आपको फार्मूला बताया गया कि वेग स्थिरांक बराबर होता है 0.693 बट्टे टी हाफ। इसमें आप मान रखेंगे तो 0.693 बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 400 इस प्रकार से। जब आप इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर लगभग 0.00173 के आसपास जो है आ जाएगा। और अगर इसे आप शुद्ध करके लिखते हैं यानी कि मानक रूप में लिखते हैं तो ये दशमलव यहाँ पर एक के बाद होना चाहिए, यानी कि मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.73। तो ये दशमलव ध्यान दीजिए आप यहाँ से यहाँ पर ले गए, कितने अंक ले गए 1 2 3 अंक, तो गुणे में हो जाएगा 10 की घात -3 सेकेंड इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर 1.73 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये यहाँ पर जो है सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कि अभिक्रिया
ए प्लस टू बी, इसके बाद लिखा है उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक, यहाँ पर ये आपको वेग स्थिरांक दिया गया द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि है, यहाँ पर आपको अभिक्रिया की कोटि बतानी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो जो है वेग समीकरण में दिए गए जो अभिकारक होते हैं उनके घातांकों के योग के बराबर होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया इसकी घात कितनी होगी 1, यहाँ पर बी दिया गया इसकी घात कितनी है 2। इसका मतलब जब आप इसका योग करेंगे तो 1+2 यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 3। ये जो है यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर कोटि ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद अंदर जी अगला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी कि स्थिरांक का मात्रक है। तो इसका मात्रक जो है आप सभी को याद होना चाहिए, इसका मात्रक होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि वेग स्थिरांक जो है ये ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो समान होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक इन दोनों की इकाई जो होती है वो समान होती है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए जो है आपका सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। बात हुई है प्रथम कोटि की, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया दी गई है, इसके लिए वेग दर है। तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है थ्योरी के समय। तो इसके लिए वेग की दर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर के, इसके अलावा ए की पावर 0 और बी की पावर 0 ये जो दिया गया, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए ये जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। बात हुई है यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया की, तो इसके लिए फार्मूला होता है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर डी दिया गया है ये सही होगा, यानी कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0 ये यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आपको अभिक्रिया दी गई, इसके लिए आपको अभिक्रिया की दर दी गई है और पूछा गया यह अभिक्रिया है, यहाँ पर लिखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो याद रखिएगा ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है H2O2। तो H2O2 का अपघटन जो होता है ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका अपघटन जो है ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अपघटन जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी ये जो दिया गया ये सही हो जाएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।